बच्चों नमस्कार, सभी को नमस्ते। कैसे हालचाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप बेहतर होंगे, पहले से बेहतर चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और आशा करता हूं कि आपकी रिवीजन बेहतर तरीके से चल रहा होगा। चलिए बताइए एक बार आवाज़ के बारे में। आवाज़ आप तक ठीक पहुंच पा रही है? राधे राधे जी, राधे राधे, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। आज ये जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक की आज ये कोशिश करेंगे, लास्ट क्लास होगी। और आज ही हम लोग दूसरा दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, जिसे हम लोग आज आवर्त सारणी या कहेंगे पीरियोडिक टेबल। आपने पहले भी ये देखा होगा या स्कूल टाइम में आपने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा। जो पीरियोडिक टेबल होती है, दरअसल वो ज्योग्राफी की जन्म कुंडली होती है, हॉरोस्कोप होता है आपका। तो यदि आप पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो मेरा अपना मानना ये है कि आप केमिस्ट्री में बहुत अव्वल दर्जे का परफॉर्म करना शुरू कर जाते हैं। और ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं पीछे ये सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए ही चल रही थी। और साथ ही साथ ये पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने की हमारी जद्दोजहद थी, जो हमने अभी तक देखा है। तो आज हम लोग अपनी क्लास में ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल तक हम कैसे पहुंचेंगे। जो हमने कल एक सूत्र आपको बताया था, एक आपको आफ्बाउ का सिद्धांत बताया था, ज्योति, हाँ देख रहा हूं मैं, तो उस आफ्बाउ के सिद्धांत को हम लोग एक बार पढ़ेंगे। दरअसल उसे बताने का पर्पस ये रहा है हमारा कि जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उस सिद्धांत के बगैर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पीरियोडिक टेबल क्या है। ये बात हम नहीं समझ पाएंगे। इसी वजह से हमें उसको समझने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि सर इतना डिटेल में आएगा क्या? तकलीफ ये है कि अगर हम उतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे तो आप पीरियोडिक टेबल को नहीं समझ पाएंगे। और यदि आप पीरियोडिक टेबल को नहीं समझ पाते हैं तो तकलीफ ये आती है कि फिर आप केमिस्ट्री की जड़ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश लगातार ये है कि मैं आपको बेसिक एक बार मजबूत कर दूं, और मैं लगभग लगभग अपने बेसिक को मजबूत कर चुका हूं। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पर चलेंगे। उससे पहले जो कल आपको एक मैंने बताया था, आफ्बाउ का जो सिद्धांत बताया था, उस आफ्बाउ के सिद्धांत को ही मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बात समझे आप? बात समझे? यहां से आगे चलें, एक बार बताइए। चलिए, तो कल तक की क्लासेस में आपने दो बातें समझी। मैंने कुछ चीज़ आज पहले से नोट कर ली हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने कल की क्लास में दो तीन बातें आपको बताई थी, मैं दोबारा से वो बातें रिकॉल कर रहा हूँ। दोबारा से वो बातें रिकॉल कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे उंगलियों पे याद हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। 3 क्लासेस के भीतर भीतर आप जो है सोते जागते उठते बैठते पीरियोडिक टेबल को पूरा रट देंगे। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि सर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ कक्षाएं हो सकती हैं, उन कक्षाओं को के एल एम एन कहा जा सकता है। तो बहुत पहले नील्स बोर ने बता दिया था, नील्स बोर ने बता दिया था कि जी एक के एल एम एन कक्षाएं हो सकती हैं। इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बोहर बरी एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि 2n² जो होता है, 2n², मैं एक रफ ले रहा हूं, मतलब एक रफ ले रहा हूं कि 2n² जो होता है वो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो यदि कक्षा पहली है, n इजिकल टू क्या था? कक्षा की संख्या। यदि कक्षा पहली है, कक्षा की संख्या n है, यानी कि n बराबर 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, क्योंकि हमने यहां रखा। ये सब बातें बता चुका हूं, मैं सब बातें बता चुका हूं। चुपचाप होकर मेरी बात सुनिए। जब मैं एक बार आपको बता चुका हूं कि टेबल याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, फिर भी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि कैसे याद करें, वैसे याद करें, जितना बता रहा हूं उतना ध्यान से सुने। पहले एक बात सुने ध्यान से, ठीक है? पहली बात,
दूसरी बात आपने कहा कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो सकती है। ये हमने बताया कि बोहरबरी ने हमें इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस किस सेल में कितनी कितनी हो सकती है। यहां से आगे चले तो एक व्यक्ति आए, उस व्यक्ति का नाम समरफील्ड था और समरफील्ड ने कुछ और समस्या हमारे सामने रखी और समरफील्ड ने कहा ये पेपर में नहीं आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा, समरफील्ड ने कहा सर कक्षाएं नहीं, कक्षाओं के साथ साथ कुछ उप कक्षाएं, कुछ सब सेल भी होती हैं, कुछ सब शेल भी होती हैं और ये सब शेल होती हैं, इन सब सेल को, इन उप कक्षाओं को एस पी डी एफ कहा जाता है, एसपीडीएफ कहा जाता है, इन उपकक्षाओं को एसपीडीएफ कहा जाता है। एक कक्षा के भीतर जो है उपकक्षाएं भी होती है और इन उपकक्षाओं को एसपीडीएफ कहा जाता है। एस जो कक्षा होगी, जो सब सेल होगी, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। पी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। डी में 10 हो सकते हैं और एफ में 14 हो सकते हैं। एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 हो सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको और देखनी है कि जैसे एन नंबर 1 है, एन 1 है, अगर एन बराबर 1 है, एन बराबर 1 है, तो इसमें कौन सी कक्षा आएगी? इसमें एस कक्षा आएगी। यानी कि एक कक्षा के भीतर एक ही उपकक्षा हो सकती है। अगर n बराबर 2 है तो इसमें s और p आ जाएगा। अगर कक्षा 1 है तो उसके भीतर सब सेल 2 हो सकती हैं। यदि n बराबर 3 है, तीसरी उपकक्षा है, तो उसमें s p d आ सकते हैं। और चौथी कक्षा में जब हम आए तो s p d f 4 कक्षाएं हो सकती हैं। इसका मतलब कल हमने ये समझा कि जो सेल होती हैं, सेल जितनी बड़ी होगी उसके अंदर सब सेल की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। सेल जितनी बड़ी होगी उसके भीतर सब सेल की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। बहुत, ये लिखना कुछ नहीं है, कल तक का बता रहा हूं। अब मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि 5 मिनट कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। यहां से तैयार कर रहा हूं अगले चैप्टर का रास्ता, ऑफ-बाउ लॉ का। सुनो ध्यान से बच्चों, ये तो बातें बहुत पहले डिस्कस हो चुकी है, ठीक है? सुनो अब ध्यान से सुनना। एक नियम आया जिसे ऑफ-बो रूल या नियम कहा गया, सिद्धांत कहा गया। बच्चों 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इसे अगर एक मौका और है आपके पास, 11th में, 12th में, 10th में अगर आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी, एक मौका और ईश्वर ने आपको दिया है ढंग से केमिस्ट्री को ध्यान करने का। यदि आप मेरे बात मानते हैं, 5 मिनट मेरी बात मानते हैं, तो केमिस्ट्री आपके हाथ में होगी अगले 10 दिनों में। ऑफ-बाउ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये एक ग्रीक शब्द होता है, जिसका मतलब होता है अरेंज करना, टू अरेंज, अरेंज करना इसका मतलब होता है। इसका मतलब ऑफ-बाउ लॉ ये बताएगा कि कैसे हम किसी एटम की सेल में इलेक्ट्रॉनों को कैसे अरेंज करेंगे, ये नियम ऑफ-बाउ बताएगा। फिर मैं बता रहा हूं, ऑफ-बाउ नियम के अनुसार या ऑफ-बाउ नियम के अनुसार हम ये सीखते हैं किसी एटम की सेल में इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार सजाया जा सकता है, कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहली बात, बहुत लेमैन की भाषा में, यह नियम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों, फिर कहोगे साफ नहीं लिखा, यह नियम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण से संबंधित है, दिस रूल related to distribution of electron in atom's orbit,
पहली बात तो ये पेपर में ये कुछ नहीं आएगा, ये तो आपके लिए है, ये तो आपके लिए है कि भैया अफबाउ लॉ क्या बताएगा। अब ये कहता है, ये क्या कहता है, ये हमें ये कहेगा एस पी डी एफ 4 कक्षाएं होती हैं, एसपीडीएफ 4 कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? तो हमने कहा एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। अब यहां से एक बात क्लियर करना, चुपचाप होकर एक बात क्लियर करना। क्या क्लियर करनी है? यह बात कि कल आपने समझा था पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, ठीक है। अगर पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो जो उपकक्षा एक्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसका मतलब पहली कक्षा में केवल एक कक्षा आएगी, पहली कक्षा में पहली शेल में केवल एक सब शेल आएगी जिसे एस सब शेल कहेंगे। पॉइंट नंबर 1। सेकंड ऑर्बिट में दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। बोरबरी ने कहा था 2n², तो दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, ठीक है सर। तो पहली कक्षा में एस में तो आ गए 2, अभी 6 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो पी सब सेल फिर लानी पड़ेगी और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब दूसरी कक्षा के टोटल इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमें 2 सब सेल चाहिए। एक में तो हम पहले से ही मैक्सिमम डिसाइड कर चुके थे, अब में पी लानी पड़ेगी जिसमें हमें 6 भरने पड़ेंगे। 2 बात हो गई। तीसरी कक्षा में तीसरी जो शेल होगी उसमें बोरबरी ने 2n² से बताया था कि सर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप पहले ही बता चुके हैं एक सब सेल एस है जिसमें 2 आ सकते हैं, दूसरी सब सेल पी है जिसमें 6 आ सकते हैं। 6 और 8 तो पहले से ही आ चुके हैं, 6 और 8 तो पहले से ही आ चुके हैं। अब आपको चाहिए डी, तो इसमें मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, ठीक है सर। तीसरी कक्षा में ये सब मैं लिखवा चुका हूं पहले, तीसरी कक्षा में ये आ सकते हैं। अब आती है चौथी कक्षा, ये सब पहले लिखवा चुका हूं, मैं आपको बस रूल तक लेके जा रहा हूं। चौथी कक्षा में 32 आ सकते हैं, तो एस में आ गए 2, एक कक्षा, लेकिन अभी 30 और भरने हैं। पी में आ गए 6 और 2 8 आ गए। डी में आ गए 10, तो 10 और 6 18 और अभी कितने और भरने हैं? अभी आपको चाहिए 14 और, तो इसलिए एफ में आ जाएंगे 14। तो इस चौथी सेल को पूरा करने के लिए आपको 4 सब सेल चाहिए। तीसरी सेल को भरने के लिए 3 सब सेल चाहिए, दूसरी सेल को भरने के लिए 2 सब सेल चाहिए। यह बताइए क्लियर है क्या बात? यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब मैं आगे चलूं, आगे चलता हूं यहां से। अब समझिएगा, अब मैंने पहले से लिख रखा है आपके लिए ताकि समय ना लगे, ठीक है। अफबाउ लॉ क्या कहता है? एस पी डी एफ। बच्चों एक बार मुझे प्लीज ये बता दो यहां तक की बात क्लियर है क्या? एक बार प्लीज बता दो यहां तक की बात क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अब सुनो, बस अब मत लिखो, अब लिखो, अब चुप हो जाओ, सुनो ध्यान से। अब इधर देखो, एसपीडीएफ क्या है? एसपीडीएफ है कक्षा का नाम, सब कक्षा का नाम या सब ऑर्बिट का नाम है, कक्षा का नाम, ठीक है सर। कौन कौन सी ऑर्बिट किस क्रम में आएगी, कौन कौन सी ऑर्बिट किस क्रम में आएगी, यह अफबाउ बताता है। क्या कहता है? पहले 1s आएगी, पहले 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो मुझे 2s चाहिए, तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनना कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एटम के ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो मुझे केवल एक सब सेल से काम चल जाएगा, दैट इज 1s। लेकिन अगर किसी एटम के ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो मुझे 2 सब सेल चाहिए, जिसमें एक 1s होगी, एक 2s होगी। 2 बात हो गई। तीसरी बात पी पर आए, अगर किसी एटम के ऑर्बिट में, अगर किसी एटम के ऑर्बिट में 6, 2 8 और एक 9 ऑर्बिट हैं, अगर 9 ऑर्बिट हैं
तो मुझे चाहिए 3। अगर 4 से ज्यादा हो जाए, अगर 4 से ज्यादा हो जाए तो मैं कहूंगा, 4 से ज्यादा हो जाए तो मैं कहूंगा कि मुझे 3 चाहिए, 3 चाहिए। जैसे ही, क्योंकि एक सेल में, सब सेल में 2 आ सकते हैं, 2 सब सेल में 4 आ सकते हैं, और अगर किसी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 सब सेल में तो केवल 4 आ सकते हैं। मुझे किसी तीसरी ऑर्बिट की जरूरत पड़ेगी, किसी तीसरी सबसेल की जरूरत पड़ेगी, और वो तीसरी सबसेल का मतलब 2p होगा। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो फिर मुझे ऐसे सेल की जरूरत पड़ती रहेगी, सेल की जरूरत पड़ती रहेगी। इसका मतलब, प्यार से सुनिए, ये सब थैले हैं, ये सब थैले हैं, थैले। एक थैले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे थैले में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे थैले में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर इस थैले में 2 इलेक्ट्रॉन। जहां जहां एस लिखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का थैला है, जहां जहां पी लिखा है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का थैला है, जहां जहां डी लिखा है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का थैला है, 10 इलेक्ट्रॉन का थैला है, और जहां जहां एफ लिखा है इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन का थैला है। जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, आप थैलों को लेते जाएंगे, थैलों को लेते जाएंगे। एक बात तो ये हुई। अच्छा, अब ये थैले कौन सा पहला लोगे, कौन सा बाद में लोगे, ये ऑफबो रूल बताता है कि पहले आपको 1s लेना होगा, फिर 2s लेना होगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है, वो समझिए क्या तरीका है। पहले आपको एसपीडीएफ लिखना है, पहले आपको एसपीडी, ध्यान से समझे, पूरी पीरियोडिक टेबल का ये आधार है, पूरी पीरियोडिक टेबल का ये आधार है। आपने कहा एसपीडीएफ है, ठीक है सर, तो पहले 2 बार एस लिखिए, 2 बार एस लिख दिया, 1 एस 2 एस लिख दिया, ठीक है। फिर लिखिए पी से एस की तरफ जाएंगे, पी से एस की तरफ, और 2 बार लिखेंगे पीएस और पीएस। अपनी कॉपी में लिखिए साथ साथ, पीएस और पीएस, पी लिखे एस लिखे, पी लिखे एस लिखे, 2 बार लिख दिया। तीसरी बात पे आए, तीसरी बात में आए। कोई कह रहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बच्चों कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझाया जा सकता है आपको? मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ सब सेल हैं, इस सब सेल में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ये लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है फुल फॉर्म की, लिखने का तरीका बता रहा हूं। पहले 2 बार एस लिखेंगे, एस लिखा एस लिखा, फिर 2 बार एस लिख दिया, फिर पी एस लिखेंगे, इधर से इस तरफ जाना है, पी लिखा एस लिखा, पी लिखा एस लिखा, फिर डी से फिर जाना डीपीएस डीपीएस, तो डी पी एस डी पी एस, ठीक है। फिर लिखना एफ डी पी एस, एक बार फिर दूसरी बार एफ डी पी एस, तो एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, ऐसे लिखना है आपको, एफ डी पी एस एफ डी पी एस, एफ डी पी एस एफ डी पी एस। बात समझे? ये एक तरीका आपको समझ में आना चाहिए। मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब सेल हैं, एस पी डी एफ, सब सेल हैं। लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है? 2 बार एस लिखेंगे, एस एस, 2 बार पी एस लिखेंगे, पी एस 2 बार लिख दिया, 2 बार डीपीएस लिखेंगे, डी पी एस, फिर डी पी एस, फिर 2 बार एफ डी पी एस लिखेंगे, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। मैं इसको नहीं भी समझाता, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल में बात काम आएगी, अभी देखोगे 5 मिनट में। चलो, जहां एस लिखा है वहां 1 से शुरू करो, 1 2, एस के आगे लिखते जाओ, 3 4 5 6 7 8। जहां पी लिखा है वहां 2 से शुरू करो, 2 से, 2 3 4 5 6 7, 2 से शुरू किया। जहां एफ लिखा है वहां 3 से शुरू करो, जहां एफ लिखा है वहां 3 से शुरू करो। डी लिखा है जहां, तो 3 4 5 6, और जहां आपका एफ लिखा है वहां 4 से शुरू करो, वहां 4 से शुरू करो, 4 5। ऐसे आपको ये भरना है, ऐसे आपको ये भरना है, ठीक है।
अच्छा, ये बात हो गई। अभी आप ये मत समझो कि इसका क्या काम आएगा, आप सिर्फ इतना समझो कि ये मेरे को ऐसे लिखना है। सर ने ऐसे बताया है कि पहले इसको 2 बार, फिर इसको पीएस को 2 बार, फिर डीपीएस को 2 बार, यहां से यहां तक 2 बार, फिर एफडीपीएस को 2 बार। अभी सिर्फ इतना समझो कि आपको इतना ही समझना है। अब आओ आगे। अब समझ गए? अब यहां से आगे आओ। अब एक शब्द समझेंगे हम लोग, एक शब्द और समझेंगे हम, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। एक शब्द और समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसे संयोजकता कहते हैं। यहां लिखा आ गया, मैं यहां समझाता हूं। वैलेंसी कहते हैं, यह भी काम आएगी आपको। वैलेंसी कहते हैं। ध्यान से सुनना, वैलेंसी क्या है। ध्यान से सुनना, वैलेंसी क्या है। जब दो एटम आपस में मिलेंगे, दो एटम आपस में मिलेंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर होंगे। या तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या ऐसा करेगा कि बीच का हो जाएगा, तेरे भी काम आएगा मेरे भी काम आएगा। उदाहरण के तौर पे समझना, उदाहरण के तौर पे समझना क्या है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास ये बाइक है, ये बाइक है, और इस व्यक्ति को हम कहेंगे एटम, व्यक्ति को कहेंगे एटम, बाइक को कहेंगे इलेक्ट्रॉन, बाइक को कहेंगे इलेक्ट्रॉन। और अब यह व्यक्ति है, व्यक्ति नंबर 2, पर्सन नंबर 2। या तो इस बाइक को यह ले लेगा, कंडीशन नंबर 1, या इसके पास स्कूटर, इसके पास भी एक बाइक है, इसके पास भी एक बाइक है, ये इस बाइक को दे देगा, कंडीशन नंबर 2। या ऐसा करेंगे कि दोनों, जब इसे जरूरत पड़ी इसने बाइक चला ली, जब इसे जरूरत पड़ी बाइक चला ली, तो कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन, अभी इतना ही समझो, इतना ही समझ में आएगा। अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन देता है, कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, या इलेक्ट्रॉन साझा करता है। भाई तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम काम कर लेना, मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे काम कर लेना। जितने इलेक्ट्रॉनों को दिया जाता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को लिया जाता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जाता है, उसे वैलेंसी ऑफ एटम कहते हैं, उसे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कहते हैं। संयोजकता, संयोज करने की क्षमता, मिलने की क्षमता, मिलने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या मैं आपको समझा पाया संयोजकता क्या होती है? संयोजकता क्या होती है, मैंने यहां लिख रखा है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो दूसरे परमाणु के साथ या तो ग्रहण करे या त्यागे या साझा करता है, परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अंग्रेजी में लिख दिया, ये लिख दिया। 2 बात हो गई। तीसरी बात समझो, तीसरी बात समझो। यहां पर अब इलेक्ट्रॉन जो हुए, इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के हुए। एक को कहा गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक को कहा गया आंतरिक इलेक्ट्रॉन, आंतरिक या भीतरी या कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन या आंतरिक इलेक्ट्रॉन। आंतरिक इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के हुए, पहला या तो संयोजी इलेक्ट्रॉन या दूसरा आंतरिक इलेक्ट्रॉन। सब लिखा है नीचे, देख लेना आप, नीचे लिखा है। अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे बाहर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, वे ही या तो चले जाते हैं, वे ही या तो पास आ जाते हैं, वे ही शेयर किए जाते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम की सबसे बाहर वाली कक्षा में होते हैं, सबसे बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बाहर वाली सेल को छोड़कर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें हम आंतरिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह लिखा यहां पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अरे लिखना है सी श्री राम भाई, लिखना है भाई, क्या बार बार तुम ये लिख रहे हो?
संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है किसी परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा में, सबसे बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? परमाणु की भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अभी तक मैंने आपको दो तीन बातें बताई। आफबाउ नियम के अनुसार कक्षाएं कैसे कैसे चलेंगी, 1s 2s 2p 3s 4p, इस तरीके से कक्षाएं चलेंगी। एक बात बताई। दूसरी मैंने बताई किसी एटम की संयोजकता क्या होती है। किसी भी एटम की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन देने, इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देने, इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉनों के साझा करने की जो ताकत होती है उसे संयोजकता कहते हैं। उसे संयोजकता कहते हैं। ये नोट करा हुआ है, नोट करना है, यहां लिख लो, इधर यहां से नोट करना शुरू करो। भाई मैं पहले लिख दिया था क्योंकि मुझे आज सेकंड टॉपिक पर जाना था। यहां से लिखना शुरू करो आप, यहां से लिखना शुरू करो। इसको लिख लिया तो आगे चलूंगा। याहुबा लो बताता है कि कक्षाएं कैसे कैसे बनेंगी, कैसे कैसे बनेंगी। एक बात ये आपको पहला नोट करना है, ठीक है? करते रहना नोट आप। इसको तो नोट नहीं करना है, तो मैंने समझाया है, नोट नहीं करना। यहां से आगे चलेंगे, इसको नोट नहीं करना, समझाया है, ठीक है? आवर्त सारणी में ये अभी नोट नहीं करना, ये अभी नोट नहीं करना, क्योंकि अब बताऊंगा बाद में। दूसरे नंबर पर इसे नोट करना है, इसे नोट करना है। फिर यहां से आएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये नोट करना है। फिर यहां से आगे आएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन नोट करना है। और यहां से आएंगे तो आवर्त सारणी के चैप्टर पर आना है, यहां से लिखना है। फिर दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई, आपको यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है। ये मैंने समझाया, इसको शुरू नहीं करना, ठीक है? ये नहीं करना। ये कर सकते हो, मैं अभी बता रहा हूं, इसको समझाऊंगा। इसे कर सकते हो, इसे समझाऊंगा। इसे करोगे, इसे तो करना ही है। और इसे करोगे, ये समझना है। और इसे करोगे, इसके आगे मैं आगे चलूंगा, ठीक है? क्लास के बाद कर लेना। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब एक बात और समझा रहा हूं मैं। ये वाला जो सिस्टम है ये समझा रहा हूं कि ये एसपीडीएफ क्या है, ठीक है? सुनो ध्यान से। हाँ, ये पीडीएफ में लिखा है, आपको मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, पीडीएफ में लिखा है। अब सुनो ध्यान से। आपने अभी क्या पढ़ा? वैलेंसी पढ़ी, संयोजकता पढ़ी। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, ये उसकी वैलेंसी होगी। जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उन्हें उसकी वैलेंसी कहा जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगा उन्हें वैलेंसी कहा जाएगा। एक बात हो गई, संयोजकता हो गई। दूसरी बात, यहां से आगे बढ़े तो आपने पढ़ा संयोजकता के बाद। अच्छा, अब मैं इसकी तरकीब बताता हूं आपको। पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी कम आएगा समझ में, क्योंकि आपको मैं पीरियोडिक टेबल पर लेकर चलूंगा। अब मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यही मैंने आगे लिखा है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है? इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अगर इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो सर इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है, 1 है। बात क्लियर?
इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है सर। तो ये आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके बाहर इसकी कक्षा है, कक्षा है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कौन सी कक्षा में आ जाएगा? पहली कक्षा में आ जाएगा। इस कक्षा को ऑफ-बाउ के हिसाब से क्या कह रहे हैं? 1s कह रहे हैं। इस 1s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो हमने कहा सर ये कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो इसकी वैलेंसी, संयोजकता कितनी हुई? इसकी संयोजकता एक हो गई, इसकी संयोजकता एक हो गई। बस अभी तक आप इतना समझिए। और इसको कितनी सेल यूज करनी पड़ी अपना इलेक्ट्रॉन रखने के लिए? इसको एक सेल यूज करनी पड़ी, अपना एक सबसेल यूज करनी पड़ी, एक सबसेल यूज करनी पड़ी। किसके लिए? अपना इलेक्ट्रॉन करने के लिए। और उस सबसेल का नाम क्या है? उस सबसेल का नाम 1s है। उस सबसेल का नाम 1s है। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन आया, इतने ही इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे सकता है, किसी को दे सकता है। और इतने ही इलेक्ट्रॉन ये चाहे तो किसी से ले सकता है, लेकिन यहां पर देने की बात है तो इसे इसकी संयोजकता कहते हैं, इसे संयोजकता कहते हैं। ये यहां तक की बातें सारी यहां लिखी हुई हैं। देखो, ये हाइड्रोजन है, ये संयोजकता है। एस ब्लॉक, पीरियड, ये अभी समझेंगे और तब करेंगे, ठीक है। चलो आगे। अब सुनो बच्चों, अब सुनना ध्यान से। वो सारी बातें जो पीछे आपने पढ़ी हैं, सारी बातें जो पीछे आपने पढ़ी हैं, वो सारी बात यहां रिकॉल होंगी। बस आप इतना ध्यान रखिए कि SPDF की क्या कहानी है, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आप उसे ध्यान कर लेंगे तो आप पीरियोडिक टेबल को समझ लेंगे, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। आवर्त सारणी जो है, अभी बेसिक दे रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। कल से आवर्त सारणी को पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक दे रहा हूं कि आपके पास 118 एलिमेंट हैं, 118 तत्व हैं। उन 118 तत्वों को किस तरीके से अरेंज करें ताकि उनके बीच में कोरिलेशन भी हो जाए और उनको समझना आसान हो जाए, इनको व्यवस्थित करने का एक तरीका हुआ जिसे मोजले ने आके दिया। मेंडलीफ ने पहले कहा, फिर उसके बाद मोजले ने कहा, और फिर मोजले के बाद इसने बेहतर तरीके से बैठा दिया, इतने बेहतर तरीके से सजा दिया इस आवर्त सारणी में कि फिर आगे जाकर सुधार करने की उतनी गुंजाइश नहीं रही। तो इसलिए हमने कहा कि हम लोग तत्वों का जो व्यवस्थीकरण होता है उसे ही पीरियोडिक टेबल कहते हैं। भैया लिख के ही पढ़ाऊंगा भाई, लिख के ही पढ़ाऊंगा। मुझे पीरियोडिक टेबल बनानी थी, इस टेबल को बनाने में बहुत वक्त लगता, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत वक्त लगता। लिखकर ही पढ़ाऊंगा भाई, लिखकर ही पढ़ाऊंगा, आप समझिए, लिखकर ही पढ़ाऊंगा। ये क्योंकि इसको बनाने में वक्त लगता, इस वजह से मैंने इसे ऐसा बना दिया है। अदरवाइज मैं लिखकर ही पढ़ाऊंगा, जैसे पहले से पढ़ाता आ रहा हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा। आप प्लीज मेरी बात को समझें और मुझे ढंग से पढ़ाने दें। चैप्टर नंबर 2 शुरू किया। उस चैप्टर का नाम आवर्त सारणी हुआ। जो आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसे आप पीरियोडिक टेबल कहेंगे, आवर्त सारणी कहेंगे। और जो आवर्त सारणी है उसे आप अंग्रेजी में पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं। और ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये एलिमेंट को सही तरीके से व्यवस्थित करने का एक तरीका है। तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए सारणी बनाई, जिसे आवर्त सारणी कहा गया। अब सुनिए ध्यान से। ये जो आवर्त सारणी है, इसमें पड़े हुए जो ऐसे पड़े हुए लाइनें होती हैं, जो ब्लॉक होते हैं पड़े हुए, इनको आवृत्त कहा जाता है।
इनको आवर्त या पीरियड कहा जाता है। और ये जो खड़े हुए ऐसे पिलर टाइप होते हैं, इनको हम ग्रुप कहते हैं, इनको हम ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में जब आप आगे पढ़ेंगे तो इस पीरियड में 7 पीरियड हो सकते हैं और 18 वर्ग हो सकते हैं। 7 पीरियड हो सकते हैं और 18 वर्ग हो सकते हैं। तो पड़ी हुई लाइनों को पीरियड कहा जाता है, खड़ी हुई लाइनों को ग्रुप कहा जाता है। ऐसा बताया गया कि इस आवर्त सारणी में, इस पीरियोडिक टेबल में, ये पड़े हुए जो ब्लॉक हैं इन्हें हम लोग पीरियड कहते हैं और इनकी संख्या 7 है। और ये जो खड़े हुए हैं इन्हें हम लोग ग्रुप कहते हैं, इनकी संख्या 18 है। ये मैंने बनाई ताकि क्लास में ज्यादा वक्त ना लगे। तो देखे ध्यान से कि जब आप इन पड़ी हुई लाइनों को देखेंगे, इन पड़ी हुई लाइनों को देखेंगे तो पड़ी हुई लाइनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। दरअसल दोस्तों मैं चाहता तो इसे मैं यहां पर एक पीडीएफ लगा सकता था आवर्त सारणी की, पर वो मैं नहीं लगाया हूं। उसका कारण ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने कहा ऐसे पड़ी हुई लाइनें देखिए, पड़ी हुई लाइनें कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आवर्त सारणी में पड़ी हुई लाइनों को हम लोग जो ऐसे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो कतारें हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। इस आवर्त सारणी में खड़े हुए जो पिलर्स हैं या खड़े हुए जो लाइनें हैं, जो खड़ी हुई आप देख रहे हैं, इन्हें हम लोग ग्रुप कहते हैं, इन्हें हम लोग वर्ग कहते हैं। इन्हें हम लोग ग्रुप या इन्हें हम लोग वर्ग कहते हैं। जो ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप हो जाते हैं। दो बातें समझी सर, पीरियड किसे कहते हैं और ग्रुप किसे कहते हैं? पड़े हुए को पीरियड कहते हैं, खड़े हुए को ग्रुप कहा जाता है, खड़े हुए को ग्रुप कहा जाता है। दो बातें हमने समझी। अब फोकस होना, बहुत फोकस होना बच्चे, 1 मिनट के लिए बहुत फोकस होना। जिस भी एलिमेंट की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जिस कक्षा में जाएंगे उसे उसका ब्लॉक कहते हैं, ध्यान से सुने फिर मैं समझाऊं। ये एस ब्लॉक है। देखो ग्रुप 1 में आएंगे, ये ग्रुप बताया था ना, 1 2 3 4 ये ग्रुप हैं, ये आपके वर्ग हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक के भीतर आते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक के भीतर आते हैं। 13 14 15 16 17 18 ये पी ब्लॉक के भीतर आते हैं। और 3 से लेकर ये 12 तक के जो ग्रुप हैं, ये डी ब्लॉक के भीतर आते हैं। एक नीचे एफ ब्लॉक भी होता है, यहां एक्टिनोइड और लेंथोनोइड का बनेगा, अभी नहीं बनाया है। अच्छा सर, आइए वापस आइए, सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। वापस आइए एक बार, ध्यान से सुनिए। तो ये एक आवर्त सारणी बनी जिसमें खड़ी हुई लाइनें 18 हुई, जिसमें पड़ी हुई लाइनें क्या हो गई? 7 हो गई। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझिए कि कोई भी कक्षा, कोई भी एटम, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे। उसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वे एस कक्षा में हैं, वो पी कक्षा में हैं, या वे डी कक्षा में हैं, या वे एफ कक्षा में हैं। फिर से सुनिए, कक्षाओं के भीतर उप कक्षाएं थी। हां, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में होंगे? अगर वे एस सब सेल में है तो वे एस ब्लॉक में हैं। अगर वे पी सब सेल में है तो पी ब्लॉक में है। अगर वो डी सब सेल में है तो डी ब्लॉक में है। वो जो मैंने आपको एसपीडीएफ पढ़ाया, वो एसपीडीएफ पढ़ाने का उद्देश्य ये था, वो जो सबसेल 4 बताई गई एसपीडीएफ पढ़ाई। सर एसपीडीएफ कुछ सबसेल थी जिसमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमने कहा अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन एस में आएंगे तो वो एस ब्लॉक में, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पी में आएंगे तो पी ब्लॉक में, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर डी में आएंगे तो वो डी ब्लॉक में आएगा। एक बात अब ध्यान से सुनना
यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है प्रज्वल, तुम चौथा चैप्टर लिख लो। तो जो सबसे नीचे है 2 लाइन के दबा उसे क्या कहते, उसे एक्टिनोइड और लेंथोनोइड कहते हैं। संगीता अभी उसको मत पढ़ो, यहां तक बताओ, यहां तक बताओ, एक बार मैं आगे चलूं फिर। मैं चलूं आगे बच्चों? आवृत्त किसे कहते हैं, पीरियड किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 13 14 15 16 17 18 पी ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। अब सुनना ध्यान से, अब समझना भाई, अब समझना बच्चे। देखो यहां मैंने शुरू किया, यहां मैंने शुरू किया, और इन्हें हम परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाएंगे। इन्हें हम परमाणु क्रमांक के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से समझाएंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से समझाएंगे। कैसे एटॉमिक नंबर के हिसाब समझाएंगे? एटॉमिक नंबर क्या था, परमाणु क्रमांक क्या था? परमाणु क्रमांक था, परमाणु क्रमांक था किसी भी न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉनों की संख्या को उसका एटॉमिक नंबर कहते थे। तो हमने पहले नंबर पर, पहले नंबर पर हमने क्या रख दिया? हाइड्रोजन रख दिया। पहले नंबर पर हमने हाइड्रोजन रख दिया, एक बात हो गई। यहां आओ, दूसरे नंबर पर हमने हीलियम रख दिया, दूसरे नंबर पर हमने हीलियम रख दिया। अभी मैं इसका आपको चीरफाड़ करके दिखाऊंगा बच्चों। दूसरे नंबर पर हीलियम रखा। तीसरे नंबर पर हमने लिथियम रखा, लिथियम, रंग बदलते हैं। तीसरे नंबर पर हमने लिथियम रखा, लिथियम, ठीक है, तीसरे नंबर पर लिथियम रखा। चौथे नंबर पर हमने बेरिलियम रखा, बेरिलियम, ठीक है। 5 ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस समझाने के लिए कुछ लिख रहा हूं। 5वें नंबर पर आपने बोरोन रखा, बोरोन। 6ठे नंबर पर आपने कार्बन रखा, कार्बन। 7वें नंबर पर आपने नाइट्रोजन रखा। 8वें नंबर पर आपने ऑक्सीजन रखा। 9वें नंबर पर फ्लोरीन रखा। 10वें नंबर पर नियोन रखा, 10वें नंबर पर नियोन रखा, 10वें नंबर पर नियोन रखा। अच्छा सर, ठीक है, इसको बार बार हम भरेंगे, चिंता मत करना कि भाई कैसे याद होगा। अब यहां आ जाइए, 11वें नंबर पर आए, 10वें नंबर पर 11वें नंबर पर आए तो आपने सोडियम रखा, सोडियम रखा। 12वें नंबर पर आए तो आपने मैग्नीशियम रखा, 12वें नंबर पर आए तो आपने मैग्नीशियम रखा। 13वें नंबर पर आए तो आपने एल्यूमिनियम रखा। बस इसी से भर रहा हूं, तो फिर समझाऊंगा। 14 नंबर पर आए तो सिलिकॉन रखा। 15 पर आए तो फास्फोरस रखा। 16 पर आए तो सल्फर रखा। 17 पर आए तो क्लोरीन रखा। 18 पर आए तो आपने आर्गन रखा। 20 तक भरूंगा। 19 पर आए तो आपने पोटेशियम रखा। 20 पर आए तो आपने कैल्शियम रखा। 20 पर आए कैल्शियम रखा। अब सुनो बच्चों क्या है, सुनो ध्यान से। आपने परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखना शुरू कर दिया। 1 पर हाइड्रोजन, 2 पर हीलियम, 3 पर लिथियम, 4 पर बेरियम, 5 पर ये बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। इनमें से आप, इनमें से अपनी कॉपी में, इनमें से अपनी कॉपी में यहां तक लिखो 10 तक। 10 तक एक बार लिखो फटाफट, फिर समझाऊंगा ध्यान से। 10 तक लिखो ध्यान से। और मैं इसे मिठा रहा हूं क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं, आवृत्तों की संख्या भी लिख चुके हैं, वर्गों की संख्या भी लिख चुके हैं। एक बार रफ कॉपी में 10 तक लिखो, समझना ध्यान से। मैंने पहले लिया हाइड्रोजन, अब फोकस होके सुनना। पहले लिया हाइड्रोजन, अभी ये पूरा पढ़ा नहीं रहा हूं, पूरा मेटल नॉन मेटल सब बढ़ाऊंगा। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, किसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, किसे आवारा तत्व कहते हैं, किसके बर्तन बनेंगे, कौन सी निष्क्रिय गैस होगी, वो सब बाद की बात, वो सब बाद की बात।
लेकिन सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं उसे समझो, सुनो ध्यान से। मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन, मैंने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, समझा रहा हूं यहीं पर, दूसरा पेज नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहीं चाहिए। हाइड्रोजन में प्रोटॉन संख्या कितनी? एक, क्योंकि परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी? एक। इसमें प्रोटॉन की संख्या एक और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक हो गई। इसे भरते हैं, आइए भरते हैं। आपने ये लिया हाइड्रोजन, इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को आप किस कक्षा में भरेंगे? आपके पास कक्षा तो नंबर, वैसे तो कक्षा आपकी पहली के होनी चाहिए, KLMN, लेकिन सबसेल होगी 1s। इस सबसेल का नाम क्या होगा? 1s होगा, 1s होगा। और इस 1s में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं? सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 1s1 हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे? 1s में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, 1s में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना है? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आया? s कक्षा में आया, इसीलिए वो s ग्रुप में है, s ग्रुप में है। कौन सी कक्षा में आया? s ग्रुप में है। एक बात, इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कितने ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों को, वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉनों को दे सकता है? सर एक को दे सकता है। इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी संयोजकता कितनी हुई? एक हुई। बच्चों 2 बार, 10 बार, 20 बार फोकस हो जाइए, 50 बार बताऊंगा, फोकस हो जाइए। इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आया वो इसका ग्रुप तय करेगा। एस कक्षा में आया। अच्छा, दूसरी बात, बाहरी कक्षा, जो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी वो कौन सी होगी, वो उसका ग्रुप तय करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये इसकी संयोजकता हो गई, संयोजकता होगी। अब मुझे ये बताओ, कमेंट करके बताना, इसके इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कितनी कक्षाओं की जरूरत पड़ी? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कितनी कक्षाओं की जरूरत पड़ी? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कितनी कक्षाओं की जरूरत पड़ी? 1 2 3 4, कितनी कक्षाओं की जरूरत पड़ी? बताओ। एक कक्षा की जरूरत पड़ी, एक कक्षा की। जितनी कक्षा की जरूरत पड़ी उतना आवृत होगा, उतना आवृत होगा। बहुत शानदार, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। कितनी कक्षा की जरूरत पड़ी? एक कक्षा की जरूरत पड़ी, तो ये एक आवृत में होगा, पहले आवृत में होगा। जितनी कक्षा की जरूरत पड़ेगी वो पहला आवृत होगा। तो आवृत पीरियड कौन से पीरियड में? पहले पीरियड में होगा, पहले पीरियड में। ठीक है सर, पहले पीरियड में हुआ क्योंकि इसका कक्षा में, इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी s में है, तो s में गया, s में गया। अच्छा, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप कौन सा होगा? एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ग्रुप 1a हो जाएगा। ये ग्रुप 1a हो जाएगा, 1a। और लेंगे, और लेंगे, चिंता मत करना, अभी और लेंगे। हमें हर एक को उठाना है और ये देखना है पीरियड कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा होगा, वैलेंसी कितनी होगी और कौन से ग्रुप में आएगा। ध्यान से सुनना। अब मैं हीलियम को छोड़ रहा हूं, अभी मैं लिथियम को ले रहा हूं, लिथियम को। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 हैं। कैसे पता लगा? प्रोटॉनों की संख्या 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गई। अच्छा सर मैंने लिथियम बनाया, इस लिथियम के बाहर मैंने कक्षाएं बनाई। बच्चों प्लीज ध्यान से, लिथियम के बाहर मैंने कक्षा बनाई। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और कक्षा का नाम क्या होगा? कक्षा का नाम होगा 1s। कक्षा का नाम होगा 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। क्या लिथियम के सारे इलेक्ट्रॉन आ गए? नहीं, अभी लिथियम के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आए हैं। तो किस में आएंगे? अगली कक्षा में आएंगे। दूसरी कक्षा बनाई। कितने आएंगे दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन? इसके 2 तो भर गए, 1 आएंगे।
तो दूसरी कक्षा वो क्या कहता है, अफबाऊ क्या कहता है, 1s के बाद 2s आएगी, और 2s में कितने आएंगे, 1 आएंगे। 2s में कितने आएंगे, 1 आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, लिथियम के तीनों इलेक्ट्रॉन बैठ गए। अच्छा, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसकी संयोजकता होती है, वो उसकी वैलेंसी होती है, वैलेंसी होती है। तो ये बताओ मुझे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी, 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी, 1। और हाइड्रोजन की लिथियम की वैलेंसी कितनी है, 1। दोनों की संयोजकता क्योंकि 1 हुई, तो दोनों 1A ग्रुप में आएंगे। दोनों कौन से ग्रुप में आएंगे, दोनों 1A ग्रुप में आएंगे। पहली बात, अंतिम कक्षा कौन सी है, S, इसलिए S ब्लॉक में आएंगे। इसलिए किस में आएंगे, S ब्लॉक में। कितनी, लिथियम के सारे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितनी कक्षाएं यूज की गई, जल्दी जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन के, लिथियम के सारे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितनी कक्षाएं यूज की गई, कक्षाएं यूज की गई, एक ये 2 कक्षा। तो पीरियड कौन सा होगा, पीरियड कौन सा होगा, 2 पीरियड होगा। पीरियड कौन सा होगा, 2 पीरियड में आ गए, 2 पीरियड में आ गए। संयोजकता कितनी, 1। वर्ग कौन, ग्रुप कौन सा, ग्रुप कौन सा, 1A। ग्रुप कौन सा, 1A, 1A। और पीरियड कौन सा, पीरियड 2। एक एग्जांपल और लूंगा, एक एग्जांपल और लूंगा। अब के मैं लूंगा बेरियम नहीं, अब के मैं बोरोन ले रहा हूं, बोरोन, बोरोन ले रहा हूं, बोरोन। बोरोन में कितने हैं, 5 हैं, 5। अब आप बताओगे, अंतिम एग्जांपल ले रहा हूं, फिर कर लूंगा। चलिए बोरोन को बैठाते हैं, बोरोन। बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। पहली कक्षा का नाम क्या है, इस पहली कक्षा का नाम है 1s। कितने आ सकते हैं, 2, 2 भर दिए। दूसरी कक्षा का नाम क्या है, 2s। कितने आ सकते हैं, 2, 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तीसरी कक्षा में आइए, क्या और कक्षा बनाऊं क्या, हां बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मेरे अभी 5 नहीं भरे हैं। तीसरी कक्षा बनाई, तो मैंने बनाई, इस कक्षा का नाम क्या है, 2p। कक्षा का नाम क्या है, 2p। कक्षा का नाम क्या है, 2p। 2p कक्षा है, ठीक है सर। कितने आएंगे, 1 आएंगे, 1 आएंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चे, कितने आए, 1 आए। तो कितने भरे गए, 2, 2 4 और 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आया, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आया, p कक्षा में आया, तो p ब्लॉक में आ गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में आया, p ब्लॉक में, p ब्लॉक में, इस वजह से p ब्लॉक आ गया। एक बात, एक बात, अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी कक्षा थी। एक कक्षा में 2 सब सेल हो सकती है ना, एक कक्षा में 2 सब सेल हो सकती हैं, बस इतना देखिए। बाहर वाली कक्षा में, इस वाली में 2 हो सकती है, एक तो 2s हो सकती है, और दूसरी 2p1, 2p1 हो सकता है। मधु तुम पिछले वाली क्लास देखो जाके। अच्छा, बोरोन में आए, तो बोरोन में पहली कक्षा में 2 आ गए। दूसरी कक्षा जब शुरू की गई, तो दूसरी कक्षा में 2 सब सेल हैं, 2 सब सेल में 2 आ गए s में, और 1 आ गया p में। क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन p में आया, तो p ब्लॉक, p ब्लॉक। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात क्या बताई कि कितनी यूज की गई, सेल कितनी यूज की गई हैं, 2 सेल यूज की गई हैं। तो हमने कहा p ब्लॉक, पहले तो ये लिख देते हैं, p ब्लॉक, सेल यूज की गई 2, तो पीरियड हो गया 2, पीरियड हो गया 2। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1, 1 और 2 3। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो ग्रुप कौन सा होगा, 3a। ग्रुप कितना होगा, 3a, 3a। बस हो गया। और संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 3। अब इससे आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आपको यह करना है कि यह एक बार ध्यान कर लेना है, और कल हम इससे आगे देख रहे होंगे, कल हम इससे आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, टाइम हो गया है। मैंने कोशिश की कि आपको समझा पाऊं।
कल एक बार जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करिएगा। पूरी पीरियोडिक टेबल मेरा आपसे वादा है मैं आपको याद करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हीलियम का कल बताऊंगा भाई, अपवाद है, हीलियम अपवाद है, कल बताऊंगा विट्ठल भाई, कल बताऊंगा। चलिए आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए और खूब मेहनत करिए, खूब ध्यान से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत करिए। नमस्ते, खुश रहिए।